वेलकम स्टूडेंट्स। ऑल सब्जेक्ट लक्ष्य अक्षय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने स्वतंत्र भारत की जो राजनीतिक उथल पुथल है, स्वतंत्र भारत में जो राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के जो कई बार अशांति बनी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, और इसके साथ साथ 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाने के क्या कारण थे तथा उसकी क्या घटनाएं हैं, आज सब इन सब बातों पर चर्चा की जाएगी। तो आज के इस चैनल में आपका स्वागत है, और जिसने ऑल सब्जेक्ट लक्ष्य अक्षय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक तथा कमेंट अवश्य करें। तो अब हमारा टॉपिक शुरू किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, 1950 के बाद भारत में मांग उठने लगी, भाई राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, दोबारा से राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए, धर्म के आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए। तो 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया और 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट लागू की। स्टूडेंट, ये नोट करने की बात है, कई स्टूडेंट विद्यार्थी टेस्ट में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 1953 और 1956 दोनों ऑप्शन पाएंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना। तो 1953 में बना था, जिसका उद्देश्य भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना था, दोबारा राज्य बनाने थे। और इसने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को 1956 में पेश करी, और राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट जो 1956 में लागू हुई थी। तो ये आपको समझ आ गया होगा, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, जिसने भाषा के आधार पर तथा कई अन्य आधारों को मान करके राज्यों को दोबारा से पुनर्गठन किया था, दोबारा से बनाए थे, उनकी सीमाओं का निर्धारण किया था। और 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, अर्थात लागू की थी। लेकिन एक समस्या आ गई, 1953 में बना हुआ जो आयोग था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1956 ईस्वी में लागू करी, उसमें पंजाब राज्य को छोड़ दिया। तो 1960 के दशक के दौरान, 1960 के आसपास जो पंजाब में अकाली दल था, उसने आंदोलन छेड़ दिया, और इस आंदोलन के तहत यह मांग उठने लगी कि पंजाब राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए। क्योंकि पंजाब में जो अकाली दल है, यो सिखों का राजनीतिक दल है, जो 1920 में बना था। भाई, जो 1920 में अकाली दल बना था, उनकी ये मांग होगी कि राज्यों पंजाब राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए। इसी आधार पर इस आंदोलन को कई बार तीव्र गति भी मिली है। तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य का केंद्र सरकार ने पुनर्गठन कर दिया, और 1 नवंबर 1966 को इस पंजाब में से हिमाचल प्रदेश के अंदर पेप्सू आदि के क्षेत्र को मिला दिया गया, जो एक पहाड़ी क्षेत्र है, और साथ में हरियाणा और पंजाब, ये 3 राज्य नए बना दिए। भाई, वैसे पंजाब बहुत बड़ा राज्य था, इसका कुछ हिस्सा पंजाब पाकिस्तान में भी गया हुआ है। बंटवारे के दौरान पंजाब का बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान में गया हुआ है। और तो लेकिन जो इसमें भारत में जो पंजाब बचा हुआ था, 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब 3 नए राज्य बना दिए। पंजाब और हरियाणा की राजधानी दोनों की चंडीगढ़ बना दी, और हिमाचल प्रदेश को एक अलग राजधानी शिमला के नाम से दे दी। एक शिमला इसकी राजधानी बन गई हिमाचल प्रदेश की। अब 1967 में चुनाव हुए भाई, और इस चुनाव में सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई
पहली बार 1967 में लोकसभा के तहत चौथे आम चुनाव हुए, साथ में राज्यों के भी चुनाव हुए, जिसमें से पंजाब, हरियाणा, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों 8 राज्यों में से कांग्रेस की बुरी हार हो गई। कांग्रेस के हाथों से 8 राज्य निकल गए, जिसमें पंजाब भी था भाई। और अकाली दल को इसका फायदा बना, गठबंधन की सरकार बनी पंजाब में 1967 के बाद। लेकिन जो गठबंधन की सरकार बनी भाई, जिसा अकाली दल पंजाब के पुनर्गठन के को लेकर के उतावला था, अब भाई पंजाब का पुनर्गठन होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या था कि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके, लेकिन उसको ज्यादा फायदा नहीं हुआ। और ज्यादा फायदा ना होने के कारण वहां पर गठबंधन की सरकार बनी, किसकी? अकाली दल तथा अन्य सहयोगियों की। तो जो गठबंधन की सरकार बनी, तो इसमें फिर भी केंद्र सरकार ने, जहां पर गैर कांग्रेसी सरकार थी, जिन राज्यों में सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही थी, धारा 356 का प्रयोग कर दिया भाई। ये धारा 356 सुन लो भाई, क्या चीज है। धारा 352, 356 तथा 360 के तहत भारत में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। धारा 356 के तहत जब किसी राज्य की संवैधानिक मशीनरी असफल हो जाती है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तो इसी आधार पर जिन राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार थी, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया धारा 356 की आड़ में। इससे भाई अकालियों को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और पंजाब राज्य में यह मांग उठने लगी, अब भाई जो पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ है वो ठीक तरीके से नहीं हुआ, दोबारा से किया जाए। और दोबारा से किया जाए, और साथ में कई और भी मुद्दे उभर कर सामने आ गए। भाई केंद्र सरकार को इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए, तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो तो न्यू हुई भाई, या तो बताई थी मैंने भाई, धारा 356 की आड़ में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। जिन में गैर कांग्रेसी सरकार थी उन राज्यों में, और जब गैर कांग्रेसी सरकार थी उन राज्यों में, जब जो धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो उसमें पंजाब भी आ गया लपेटे में। क्या मतलब वो दिक्कत थी, क्या वह ऊपर से यह दिक्कत होगी, जिससे पंजाब में और ज्यादा आंदोलन भड़क गया। और सबसे ज्यादा 1973 में आनंदपुर साहिब, पंजाब में आनंदपुर साहिब में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें इस बात पर बल दिया जाने लग गया अब भाई धारा 370 को खत्म किया जाए, ताकि फिर भविष्य में ये राष्ट्रपति शासन लागू ना हो और राज्यों को स्वतंत्रता बनी रहे, जो गलत काम है। दूसरा, जो केंद्र सरकार के विषय हैं वर्तमान समय में भाई 97 विषय हैं, पहले 93 होया करते हैं, 97 विषय है केंद्र सूची में। यह भी बता देता हूं, भारत के संविधान में 4 प्रकार की सूचियां दी गई हैं। केंद्र सूची, जिसको हम संघीय सूची कहते हैं, जिसमें 97 विषय हैं। 97 विषय कैसे हैं? जैसे बैंक, डाक, तार, रक्षा, विदेश विभाग, दूसरे देशों के साथ कोई संधि समझौते करने हैं वो, मुद्रा आदि 97 विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। 66 विषय राज्य सरकार को है भाई, और 47 विषय केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है भाई 47 विषय पे। और जो बाकी बच गए उनको बोलिया अगर भाई, जो ना 97 में आए, ना 66 में आए, ना 47 विषय में आए, उनको बोलते भाई अवशेष शक्तियां। उन बची हुई शक्तियों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। जो ये 97 विषय है ना, जो पहले 93 थे, बाद में संशोधन करके कुछ विषय और जोड़ करके 97 करके फिलहाल 97 विषय है। तो 1973 में
आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित करके पंजाब में यह कहा गया अब भाई ये इन विषय पर जो महत्वपूर्ण विषय है ना, जैसे विदेश, रक्षा, मुद्रा, इन महत्वपूर्ण विषयों को छोड़ करके बाकी विषयों पर केंद्र सरकार ने कानून नहीं बनाने चाहिए। इन जो संघीय सूची है उसमें कटौती करनी चाहिए। इस बात पर भी बल आनंदपुर जो प्रस्ताव है, आनंदपुर साहिब में जो सम्मेलन होया वहां पर विरोध होया केंद्र सूची का। दूसरी बात, जो केंद्र तथा राज्य हैं, जैसे आयकर से संबंधित जो कटौती करनी है, आयकर से संबंधित जो हिस्सेदारी करनी है, जो टैक्स लगाना है, ये विषय भी केंद्र सूची में आता है। तो पंजाब के अकाली दल ने ये मांग की अब जो आयकर से संबंधित है ये दोबारा से इसमें राज्यों का भी हिस्सा होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इस प्रकार जो केंद्र और राज्यों के संबंधों पर दोबारा से संशोधन होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा विषय राज्य सरकार को देने चाहिए। ये सब बातें आनंदपुर प्रस्ताव के तहत अकाली दल ने पास की, अपने सम्मेलन में रखी। लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। केंद्र राज्य के संबंध थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब एक और घटना हुई, आंदोलन चलता रहा, विरोधाभास होता रहा। 1980 ईस्वी में जाकर के मध्यावधि चुनाव हुए जिसमें एक भिंडरावाला था भाई। कौन था? भिंडरावाला। इस भिंडरावाले ने भाई कांग्रेस पार्टी की मदद करी थी भाई, और कांग्रेस पार्टी की मदद करी 1980 के चुनाव में। जो ये अकाली दल की जो सरकार थी वो वहां से खत्म हो गई। खत्म होने का मतलब 1980 के चुनाव में हार गई। और इस भिंडरावाले के सहयोग से कांग्रेस पार्टी को काफी सफलता मिली पंजाब के चुनाव में। 1980 के जो मध्यावधि चुनाव हुए थे, एक मध्यावधि शब्द और सुन लो भाई, 1977 में चुनाव हुए थे। नियमानुसार तो 5 साल बाद होने चाहिए थे 1982 में, तो लेकिन गठबंधन की सरकार थी, ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाई। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, किसके तहत? जनता पार्टी के तहत। उसके बाद 1979 ताई, 1977 से 1979 ताई वे रहे। 1979 में उनकी सरकार गिर गई भाई, और कांग्रेस के सहयोग से चरण सिंह 1979 में प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1980 में वह भी गिर गई, इसलिए गठबंधन की सरकार थी, चल नहीं पाई। और 1980 में दोबारा चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली और भिंडरावाले ने उसमें सहयोग दिया था। अब भिंडरावाला न्यू सोचना क्या, अब भाई क्यों ना जब मैं इतनी बड़ी पार्टी की मदद कर सकूं और मेरे सहयोग से पंजाब में उसको सफलता भी मिला है, तो तेरे को भी महत्वपूर्ण पद मिलना चाहिए। क्यों ना एक न्यारा देश बना लिया जाए खालिस्तान, और न्यारा देश बना लिया जाए। क्या मतलब सिख नाराज थे, उसने इसको और भी भड़का दिया, और सिखों से सहयोग लेते हुए अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में एक स्वर्ण मंदिर है भाई। इस मंदिर के ऊपर कब्जा कर लिया किसने? भिंडरावाले ने, और उसकी जो टीम थी, उसके सहयोगी थी, उसके समर्थकों ने। कब कर लिया भाई? 1982 के बाद इनका हस्तक्षेप हो गया भिंडरावाले का 1980 के बाद। किसमें? इसमें स्वर्ण मंदिर में। वहां पर जो श्रद्धालु थे उनको भड़काया जाने लग गया। यहां तक भी
इस स्वर्ण मंदिर के अंदर काफी अस्त्र शस्त्र इकट्ठे होने लगे और षड्यंत्र ये रचा जाने लग गया कि भाई आंदोलन करके, विद्रोह करके, दंगे फसाद करके भारत सरकार को दबा करके, पीछे हटा करके खालिस्तान नामक एक नया राष्ट्र बनाया जाएगा। पंजाब को एक न्यारा देश बनाया जाएगा जिसके तहत अमृतसर तथा पूरे पंजाब में और जो सीमा विशेषकर हरियाणा से लगती थी, हरियाणा में हिंदू हैं, उन गाड़ियों में जो पंजाब की गाड़ी थी या हरियाणा की गाड़ी थी, वहां पर ये दंगाई क्या करते, गाड़ियों के अंदर घुस करके जो गैर सिख थे उनके ऊपर अत्याचार करने लगे। एक बार तो एक गाड़ी में 12 हिंदू थे, 12 के 12 को मौत के घाट उतार दिया ताकि केंद्र सरकार उनके दंगाइयों के सामने झुक जाए और पंजाब को अलग राष्ट्र बना दे। अब इसकी बात एक संपादक ने उठाई, एक न्यूज़पेपर में आई, उसकी हत्या कर दी। किसने? भिंडरावाले के सहमति से, भिंडरावाले के समर्थकों ने। इब दुखी होकर के केंद्र सरकार ने 2 जून 1984 को, इससे पहले केंद्र सरकार ने भिंडरावाले तथा उसके समर्थकों को समझाया कि भाई एक अखंड राष्ट्र बहुत मुश्किल से बना है, इसको तोड़ा नहीं जाएगा और यह भारत के संविधान के विपरीत बात होगी, नियमों के अनुसार कोई नया राष्ट्र नहीं बनेगा। एक चीज जरूर है, आपको राजनीतिक पद चाहिए तो आप पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं तब जब यहां पर पूर्ण रूप से कांग्रेस की सरकार आएगी। आप कांग्रेस सरकार का समर्थन करें और समर्थन करेंगे तो यहां पर पंजाब में, राज्य में कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपको मुख्यमंत्री या राज्यपाल का पद दे दिया जाएगा। राज्यपाल तो पहले भी कह दी थी, लेकिन आपको हम पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन भिंडरावाले ने इस पद को, मुख्यमंत्री को ठुकरा दिया। उसकी एक ही इच्छा थी कि भाई मैं प्रधानमंत्री बनूं और भारत में मैं संभव हूं नहीं। भारत में क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इंदिरा गांधी है और इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस के और भी वरिष्ठ नेता हैं, उसका नंबर नहीं आने देंगे। इसलिए अपने सपनों को संजोए, अपने सपनों को साकार करने के लिए उसने न्यारा राष्ट्र बनाने की सोच ली और साथ में पाकिस्तान की मंशा थी। भाई 1971 में जिस तरह हमारे हाथ बांग्लादेश चला गया, पंजाब भी जाना चाहिए। हालांकि बांग्लादेश इसलिए गया था, हालांकि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई भी माची थी 1971 में, क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तान की जो पश्चिमी सरकार थी, बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान बोला जाया करता, पाकिस्तान की जो पश्चिमी सरकार थी, जो अब जो पाकिस्तान है, वो उसके ऊपर अत्याचार कर रही थी, उनका शोषण कर रही थी और वहां की जनता दुखी हो रही थी। और दुखी होकर भारत के साथ में, ये दोनों क्षेत्र भारत के पास में लगते हैं, भारत के पूर्व में लगते हैं, तो भारत सरकार ने इसलिए मदद करी थी। तो पाकिस्तान न्यूचा हुआ था कि इसकी आड़ में जो ना पंजाब को एक न्यारा करवा दे ताकि भारत को भी दिक्कत आवे और कद्दे हो, अरे इसने महसूस हो ऐसा गलत काम ना करना चाहिए था और आगे से भी ये जो करे टुकड़े हो जाएंगे ना भाई, के बचेगा के? तो भाई 1984 में ही, इससे पहले जो ये पंजाब के टुकड़े करने की सोच रही, साथ में पंजाब की ये पाकिस्तान की ये भी मंशा थी, अगर एक दिन जो है ना हम खोज लेंगे भिंडरावाले से या और किसी से, हो सकता है उनकी यह भी मंशा हो, अगर नाम भिंडरावाले का हो जाएगा और ये मारे में मिल जाए पाकिस्तान में मिल जाए पंजाब। तो ये सब बातें सोच करके भिंडरावाला की साथ में किसकी मंशा थी? पाकिस्तान की। तो भारत सरकार ने इसकी मंशा पूरी नहीं होने दी। 2 जून 1984 को
ऑपरेशन ब्लू स्टार कर दिया भाई। और जो 2 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार होया, ये 3 दिन तक चल रहा था। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, और सुन लो भाई, भिंडरावाले तथा उसके समर्थकों के ऊपर स्वर्ण मंदिर के अंदर जो कार्रवाई करी, भिंडरावाले को तथा उसके समर्थकों को मार गिराया, जिसमें भाई ना पाकिस्तान की सेना ने कोई सहयोग दिया भिंडरावाले का, ना किसी और ने। और 3 दिन तक ये ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन ब्लू स्टार भाई। 4 जून 1984 तक यह घटना चली। इस घटना को हम ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं भाई। एक बार फिर बता देता हूं, 2 जून 1984 को जो पंजाब में भिंडरावाला एक असामाजिक तत्व बना हुआ था, उसके तथा उसके समर्थकों के ऊपर भारत सरकार के अनुसार जो सेना ने कार्रवाई करी, उसको हम ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं, जिसमें भिंडरावाला तथा उसके समर्थक मार गिराए थे। उसके अंदर बहुत सारे जो श्रद्धालु थे उनको बंदी बना रखा था, उनकी आड़ में वे काम कर रहे था। आड़ न्यू थी, अब भाई कोई कार्रवाई करेगी सेना तो उसके आगे हम इस श्रद्धालुओं को हटा देंगे, जिससे भारत सरकार तथा सेना जो पीछे हट जाएगी। लेकिन भारत सरकार ने तथा हमारी जो उस टाइम पर जो अधिकारी कर्मचारी सेना जो कार्रवाई में थी, उन्होंने किसी भी श्रद्धालु को, धार्मिक व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन सबको बचाया, सुरक्षित बाहर निकाला, साथ में भिंडरावाले तथा उसके समर्थकों की कार्रवाई करते हुए हत्या कर दी, उन्हें मार दिए हुए, मार गिराए। इस घटना को हम ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं। लेकिन भाई घटना अब भी खत्म नहीं हुई, शांति ईब भी नहीं हुई, ऑपरेशन ब्लू स्टार भी हो गया। पंजाब में भाई जो भिंडरावाला मरिया ना, इस तो और भी मोटी दिक्कत आएगी। 31 अक्टूबर 1984 को ही, 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की, उसके 2 अंगरक्षक थे भाई, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ये क्या थे भाई, ये 2 अंगरक्षक थे। इन्होंने अंगरक्षक बॉडीगार्ड, इन्होंने क्या किया, जो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार का होया था, इससे ये नाराज थे और ये बॉडीगार्ड होते हुए इंदिरा गांधी के, इन्होंने इसकी हत्या कर दी। किसकी? इंदिरा गांधी की। कब? 31 अक्टूबर 1984 को। ये भाई भारत के इतिहास में बहुत बुरी घटना थी। श्रीमती इंदिरा गांधी को की जो हत्या हुई, इससे भाई हिंदू और सिखों के दंगे बढ़ गए भाई। इस घटना से हिंदू और सिखों के दंगे बढ़ के पूरा देश, पूरा पंजाब, दिल्ली, हरियाणा इसकी चपेट में, ज्यादातर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जहां पर सिख थे उन ज्यादा क्षेत्रों पर ज्यादा बढ़ गए भाई ये। और पूरे राष्ट्र में हाहाकार मच गया भाई। बहुत बड़ा नुकसान होया, राष्ट्र में अशांति बनी, विकास रुका। लेकिन भाई अशांति किस चीज से थी? ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरुद्ध इंदिरा गांधी की हत्या से थी। और उसके बाद क्या हुआ? राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी ने शांति स्थापित करने के लिए पंजाब में लोंगोवाल एक नेता था, उससे बातचीत करी। भाई जो हो लिया उसका तो समाधान क्या हो, वह घटना तो दोबारा आ नहीं सकती। हर एक चीज का समाधान ये है कि भाई शांति बनाई जाए, और शांति कैसे बनाई जाए उस पर विचार किया। तो 24 जुलाई 1985 को राजीव गांधी और लोंगोवाल के बीच में भाई समझौता होया। ये समझौता होया जिसको हम राजीव गांधी लोंगोवाल समझौते के नाम से जानते हैं। अब भाई जितने भी निर्दोष आदमी सिख दंगों में मारे गए हैं, उनको के परिवारों के प्रति विशेष सहानुभूति बरती जाएगी, और साथ में उनको आर्थिक रूप से मुआवजा भी दिया जाएगा। जो लोग इन दंगों में बेघर हुए हैं उनकी भी सरकार उचित
सहायता करेगी। साथ में जो रावी व्यास के जो पानी के ऊपर समस्या है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की, उसके ऊपर एक विशेष न्यायाधिकरण बैठा करके उस समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो सीमा विवाद है पंजाब में, ये लंबे समय से जो बात उठती आ रही है, अशांति हो रही है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी जो दोबारा से पंजाब राज्य का पुनर्गठन कर दिया, उसका भी, उसके बाद भी अशांति रही है, उसके ऊपर भी सीमाओं को लेकर के, पुनर्गठन को लेकर के जो सिख क्षेत्र हैं वो पंजाब को दिए जाएंगे, जो हिंदू क्षेत्र है वो हरियाणा को दिए जाएंगे, इस तरह भी उसका समाधान किया जाएगा। इसके साथ साथ पंजाब राज्य में जो विशेष सुरक्षा से संबंधित जो मिलिट्री या फोर्स डाली गई है, जिससे पंजाब के जो नागरिक हैं वो गुस्सा महसूस करते हैं, जिसको गलत मानते हैं, उसको भी वहां से हटा लिया जाएगा। ये सारी की सारी बातें राजीव गांधी लोंगोवाल समझौते के तहत हुई। और जो चंडीगढ़ की समस्या थी, चंडीगढ़ जो है पंजाब को दिया जाएगा और उसके लिए भी शांतिपूर्वक वार्तालाप के माध्यम से समाधान किया जाएगा। ये सब बातें जो है राजीव गांधी लोंगोवाल समझौते के तहत हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश भाई अगस्त 1985 को जो सिख समर्थक सिख थे, जो केंद्र सरकार से घृणा करते थे, जो दंगों से अशांत थे, उन्होंने लोंगोवाल की हत्या कर दी। लोंगोवाल के इस समझौते के कारण, भाई ये समझौता क्यों करया, हमने तो बात ना करनी थी, जिससे भाई राज्य में फिर अशांति के लक्षण दिखाई देने लगे। लेकिन पंजाब राज्य में भाई लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा, क्योंकि राष्ट्रपति शासन तो इसलिए लागू करना पड़ा भाई, वहां चुनाव में दिक्कत आ रही थी, वहां के लोग भड़के हुए थे, और 6-6 महीने करके केंद्र सरकार ने काफी समय तक राष्ट्रपति शासन लागू किया। 1992 में भाई चुनाव हुए। 1992 में 24% जनता ने ही वोट डाले भाई, कोई खास लोकतंत्र प्रणाली कायम नहीं रही। लेकिन फिर भी जो है 24% जनता ने जागरूकता दिखाई, वोट डाली, वहां पर दोबारा से लोकतंत्र को बहाल किया गया। और 1997 में जाकर के वहां फिर दोबारा चुनाव हुए और अकाली दल तथा बीजेपी दोनों की सरकार बनी भाई। अब वर्तमान समय में पंजाब राज्य में पूर्ण रूप से शांति है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, कई बार टेस्ट में आ जाती है, मास्टर तारा सिंह ने पंजाब सूबे की मांग करी थी सबसे पहले, और अकाली आंदोलन को, जो अकाली दल का जो आंदोलन था उसको आगे बढ़ाया था भाई मास्टर तारा सिंह, इसने भाई इसको आगे बढ़ाया। ये थी भाई पंजाब राज्य का पुनर्गठन, पंजाब राज्य के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, राजीव लोंगोवाल समझौता तथा पंजाब राज्य में किस तरह अशांति रही और अब कैसे शांति, उससे संबंधित। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 1960 के दशक को हम एक खतरनाक दशक क्यों कहते हैं? स्टूडेंट्स, स्वतंत्र भारत में एक तो ये शब्द दिया है मैंने दशक, दशक का मतलब होता है 10 साल। 1960 से लेकर के 1970 तक का जो टाइम है, 1960 के बाद से लेकर के और 1970 तक का जो टाइम है उसको एक दशक मानते हैं। हर एक का दशक होता है, लेकिन ये दशक खतरनाक दशक है भाई। खतरनाक दशक कैसे है? क्योंकि भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत में ऐसी कई घटना होगी जो भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सबसे पहले तो भाई 1960-61 में ही जो यह पंजाब की जो मैंने घटना बताई है, जो राज्य पुनर्गठन
आयोग से बार बार ये मांग करने लगे कि दोबारा से पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। उसकी मांग 1960 के बाद से ही शुरू हुई, जिससे पंजाब एक बहुत बड़ा राज्य था। 1 नवंबर 1966 में एक विशाल राज्य को तोड़ करके 3 नए राज्य भी बना लिए, फिर भी शांति नहीं हुई। तो एक तो यो अशांति का वो है भाई। दूसरा भाई 1961 में पुर्तगालिया ने गोवा, दमन और दीव को देने से मना कर दिया। पुर्तगाली जो ये आपने मेरी पहली वीडियो है उसमें देख भी लिया होगा। अब गोवा, दमन और दीव जो थे ये पुर्तगालिया के अधीन थे भाई। हम ये हिस्से हमारे अंग्रेजा के अधीन नहीं थे, कुछ फ्रांसीसिया के अधीन थे। अगर नहीं देखे तो वो पहले वाले वीडियो देख लियो भाई, जिसने फ्रांसीसियों के अधीन कौन से थे, ब्रिटिशों के अधीन कौन से थे और पुर्तगालियों के अधीन गोवा, दमन और दीव थे। तो भाई इसमें भी फ्रांसीसिया ने छोड़ दिया, भारत के हिस्से भारत को दे दिए। अंग्रेज 1947 में चले गए थे, लेकिन पुर्तगालिया ने इसको देने से मना कर दिया। यूएनओ तक बात चली गई। किसको? गोवा को, दमन को और दीव को, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। गोवा एक स्वतंत्र राज्य है। तो भाई 1961 में भारत सरकार ने पुर्तगालिया के ऊपर कार्रवाई करी। 3000 पुर्तगाली थे भाई, उनको आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया। लेकिन खर्चा तो फिर भी होया, यो खामखा का खर्चा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी जोर पड़ा। लेकिन फिर भी ये भारत को मिल गए। सबसे बड़ी खुशी की बात यह हुई और पुर्तगालियों को 3000 पुर्तगालियों को पीछे हटा दिया। इस प्रकार भाई भारत के इन हिस्से को मिलने के लिए, गोवा, दमन और दीव को मिलाने के लिए भारत ने कठिनाई का सामना करना पड़ा, दिक्कत आई, जबकि भारत के हिस्से थे ये। जैसे फ्रांसीसिया ने चंद्रनगर, पांडिचेरी दे दिए थे, इस तरह ये भी दे देते तो हमारा ये खर्चा भी ना हो, शांति तो काम हो जाता। लेकिन भाई हमारा तो नुकसान होना था। इसके अतिरिक्त 1962 में एक और बहुत भयंकर, इससे भी बड़ी घटना हुई भाई। 1962 में भारत के ऊपर चीन ने आक्रमण कर दिया। भारत और चीन की लड़ाई में आज की भाई। जिस समय से भारत स्वतंत्र हुआ था और 1958 तक भारत और चाइना के संबंध स्वर्ण युगीन रहे हैं, बहुत बढ़िया रहे हैं। प्राचीन काल से लेकर के इतिहास को उठाकर देखा जाए और अब तक भी बहुत बढ़िया रहे हैं। लेकिन ज्यादातर बढ़िया रहते हुए 1962 में, जिसके साथ स्वर्ण युगीन संबंध थे, 1962 में उस देश ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। और न केवल आक्रमण किया बल्कि 38,000 वर्ग मील एरिया पर कब्जा भी कर लिया और आसाम तक भीतर घुसाए। तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था खराब होगी, क्योंकि लड़ाई में तो भाई अर्थव्यवस्था, जन तथा धन को बहुत ज्यादा नुकसान हो। और एक और मोटी दिक्कत करके 1962 में स्वयं एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा करके पीछे हट गए। लेकिन भारत भाई शांति चाहता था। उसने शांति के लिए वार्तालाप के माध्यम से अपनी बात को सुलझाने की कोशिश करी। कई हजार वर्ग मील एरिया आज भी चाइना के पास है। 1963 में एक और दिक्कत कर दी भाई। अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान त्रिगुट बन गए, भारत के ऊपर प्रेशर गिरने लगे। तो भाई 1965 में और भी एक मोटी दिक्कत क्या होगी, इस त्रिगुट की सह पे 1965 में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। और जब भारत के ऊपर आक्रमण कराया ना, इससे बहुत बड़ा नुकसान होया। भारत को काफी हानि हुई, जन तथा धन का नुकसान होया। और ऊपर से एक और मोटी दिक्कत होगी, खाद्य संकट आ गया भाई। एक जो खाद्य संकट क्या है, 1965 के दौरान ही अमेरिका ने भारत के ऊपर प्रेशर गिर दिया। अब या तो आप पाकिस्तान की बात माने, आपकी सेना पीछे हटे और जैसा पाकिस्तान चाहता है उसके अनुरूप जो समझौता करें।
अन्यथा हम आपको जो अनाज दे रहे हैं उसको बंद करेंगे। लेकिन उस समय भाई भारत के जो प्रधानमंत्री थे बड़े समझदार थे, महान नेता थे, महान विभूति थे भाई, लाल बहादुर शास्त्री। इस लाल बहादुर शास्त्री के, इस महान हस्ती के हम ऋणी हैं। इसने न केवल अमेरिका की बात मानने के लिए विवश होया, अमेरिका के सामने झुका नहीं, पाकिस्तान की बात नहीं मानी और उनके अमेरिका के ऊपर एक तमाचा भी जड़ दिया। पाकिस्तानी कोई बात नहीं मानी, अमेरिका को भी एक तमाचा जड़ दिया। क्यों? इस लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के प्रत्येक नागरिक से अपील करी, अब भाई सप्ताह में एक दिन व्रत करांगे, फास्ट करांगे, जिससे भारत के में जो अनाज की कमी है ना वह पूरे देश में कमी नहीं रहेगी। और इसीलिए जो सार्वजनिक स्थल थे, हॉस्टल, रेस्टोरेंट या और जहां पर सार्वजनिक रूप से रहते, वहां पर भी सोमवार के सुबह के दिन भोजन नहीं बनता था, फास्ट होता था सबका। और भारत में जो अनाज की जो कमी थी उस टाइम की, वह पूरी करी भाई। इस प्रकार इस खाद्य संकट का भी सामना करया, लेकिन थी तो समस्याएं भाई। ऊपर तो भाई एक और दिक्कत हो गई थी, या तो 1965 से पहले 1964 में, 1964 में भारत के विदेश नीति के निर्माता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू भाई। उसकी प्राकृतिक मौत हो गई, जिससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान होया भाई। और इसके साथ साथ जो 1965 में, लेकिन भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होने के बाद भारत ने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया। कुछ टाइम बाद पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान के आक्रमण के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत की जो सेना, लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा और भी दिया, जय जवान जय किसान। एक ये भी बात नोट करने की है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया ना भाई। क्यों दिया था ये भी बता देता हूं, क्योंकि 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, तो हमारी जो सेना है, वो जो जवान वहां पर मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। अतः उसने कहा जब तक हमारा जवान जिंदाबाद है हम किसी से डरते नहीं। दूसरी बात, खाद्य संकट से निपटने के लिए बोले हमारा किसान जो बहुत मेहनती है, अगर ये और ज्यादा मेहनत करेगा तो उस संकट का भी हमारा समाधान हो जाएगा। इसलिए जब तक हमारे जवान और किसान मजबूत हैं, हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। और इन दोनों का, 1965 के युद्ध का और खाद्य संकट दोनों का हमने भाई मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन 1965 के बाद सोवियत संघ ने बीच में आकर के भारत और पाकिस्तान की समस्या का समाधान करने के लिए एक समझौता के लिए अपने पास बुला लिया ताशकंद में भाई। 1966 में ताशकंद में चले गए भाई। ये ताशकंद भाई सोवियत संघ के अधीन था, अब सोवियत संघ के टुकड़े हो लिए भाई। अब जो है ये कजाकिस्तान की राजधानी है भाई ताशकंद, लेकिन सोवियत संघ के अधीन आता था पहले। 1990 में टुकड़े हुए हैं किसके? सोवियत संघ के। तो ताशकंद में चले गए पाकिस्तान का राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन दुर्भाग्यवश भाई श्री लाल बहादुर शास्त्री की समझौता होने के बाद रात को वहीं ताशकंद में हृदय गति रुकने से मृत्यु होगी भाई, जिससे भारत के इस दशक के दौरान दो महान प्रधानमंत्री चले गए जो मौत के मुंह में समा गए। दो भयंकर युद्ध हुए भाई, और भारत ने अपनी समस्याएं, अपने जो क्षेत्र लेने के लिए लड़ाई करनी पड़ी पुर्तगालियां थे, और खाद्य संकट जैसी भयंकर समस्याएं, और राज्य पूरे देश के अंदर पंजाब जैसे विशाल राज्य के अंदर एक प्रकार से भयंकर गृह युद्ध या एक भयंकर आंदोलन चलने लगे, अशांति हुई।
इन घटनाओं से 1960 के दशक को हम एक खतरनाक दशक के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ अब जो नेक्स्ट जो वीडियो है, वीडियो नहीं, मैं अभी इसी में नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी आपातकाल के कारण, 1975 में जो आपातकाल लगा था उसके कारण तथा उसकी घटनाओं से संबंधित। तो स्टूडेंट्स, इसको चैनल को लाइक, कमेंट तथा सब्सक्राइब कर लें ताकि ऑल सब्जेक्ट की वीडियो आपके पास पहुंचती रहें। इसी के साथ धन्यवाद।